कर दिया मूर्खता। राधे राधे प्रिंस जी, राधे श्याम भैया, राधे श्याम। तब कल क्या क्या अध्ययन हो गया था? कल कुछ नहीं हुआ था, आज से प्रारंभ करते हैं। इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो फिर से अभी आ गई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब कक्षा बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। कल हमने अध्ययन किया था कि हाथ किनका किनका देखना चाहिए, और जो भी कार्य हम करते हैं वो सब कुछ हाथ से ही करते हैं, इसलिए हस्तरेखा विशेष है। हस्तरेखा ही क्यों देखा जाता है? वैसे तो शरीर में बहुत सारे अंग हैं जिस अंग को देख करके फलादेश किया जाता है, लेकिन फिर भी हस्तरेखा ही विशेष क्यों है? अधिकतर लोग हस्तरेखा के प्रति ही क्यों श्रद्धा ज्यादा रखते हैं? क्योंकि हस्तरेखा जो है, हाथ से ही सारा शुभ और अशुभ कार्य होता है, इसलिए हस्तरेखा विशेष है और यह ज्यादा प्रचलित है। इसे ही विशेष करके लोग बाग अध्ययन करते हैं। मस्तिष्क रेखा होता है, ग्रीवा रेखा होता है, उदर रेखा होता है, पद्म रेखा होता है। इस प्रकार से रेखा और हस्तरेखा, इन सभी रेखाओं को देख करके फलादेश व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। आज जो हम अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं यह है हस्तरेखा। हथेली में जितना रेखा है, वैसे तो हथेली का प्रकार, हथेली की स्थिति, हथेली का रंग, मतलब यहाँ कलाई से लेकर के यहाँ तक प्रत्येक इंच में, प्रत्येक छोटे छोटे स्थान पर कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। हमारे हाथ में, आपके हाथ में, सबके हाथ में। तो उन सभी चीजों के बारे में विचार करके हम लोग जिसका भी हाथ देखें उसके बारे में भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकें, यह विज्ञान अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं। वीडियो सब कुछ बढ़िया आ ही रहा है, आवाज भी आ रही है, सब कुछ ठीक है। आज किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल समक्ष आपके रहूंगा पूरा 1 से 1.5 घंटा, जितना भी समय क्लास चलेगी। बस ये चलेगा थोड़ा सा समय रुक करके, ये कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, चलते नहीं है महाराज। हाथ रेखा किसका देखना चाहिए, स्त्री और पुरुष में? ये सारी चीजें कल बात हुई थी, लेकिन आज फिर से, क्योंकि हमने कहा था कि कल फिर से स्टार्ट करेंगे। हस्तरेखा किनका देखना चाहिए, स्त्रियों का कौन सा हाथ देखना चाहिए, पुरुषों का कौन सा हाथ देखना चाहिए, इसके बारे में मैंने बताया था कि पुरुषों का दाहिना हाथ नॉर्मली लोग बाग जो जानते हैं, और महिलाओं का बाएं हाथ देखना चाहिए, देखते हैं लोग बाग। लेकिन निष्कर्ष के रूप में ये निकला था कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हाथ दोनों देखना है। एक हाथ ना पुरुष का देखना ना स्त्री का देखना है। वैसे नियम ये है कि हस्तरेखा में जो व्यक्ति जिस हाथ का प्रयोग ज्यादा, कोई अगर पुरुष भी है और बाएं हाथ का प्रयोग ज्यादा, लेफ्टी आदमी है, या फिर राइटी जो है, राइट हैंड से कोई स्त्री है जो पुरुष स्वभाव की है, तो वो स्त्री का भी राइट हैंड देखा जाएगा, दाहिना हाथ देखा जाएगा। और पुरुष हो, स्त्री स्वभाव के हों, या लेफ्ट से सारा कार्य करते हो अपना सारा कार्य, तो उनका बायां हाथ देखना पड़ेगा, देखना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। कई विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि हस्तरेखा में जो है, दोनों हाथ देखिए जिसमें सुंदर रेखाएं हो, बढ़िया स्पष्ट रेखाएं हो, अच्छी रेखा हो, कटी पिटी नहीं रेखा हो, मतलब जो आपको दोनों हाथ में बढ़िया दिख रहा हो हाथ, उसी हाथ को देख करके फलादेश करिए, ये भी कहा जाता है। ठीक है जी। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब आज जो बात हम लोग करेंगे, चलिए जी आगे देवता, आज जो चर्चा करेंगे हम हाथ में बनने वाली रेखाएं और स्थान के बारे में। कल भी चर्चा किए थे और आज भी चर्चा करेंगे। बहुत ही जल्दी महाराज आ गए हैं, प्रारंभ कर देंगे हम। बाकी सबको आवाज स्पष्ट आ रही है, स्क्रीन सब कुछ दिख रहा है? प्रिंस तिवारी जी, कोई दिक्कत?
शिवशंकर परोहा जी। आज तो आपको हस्तरेखा विशेषज्ञ बना के ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। प्रिंस जी कह रहे हैं ठीक है। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम, सर्वप्रथम हस्तरेखा दिखाने के लिए नियम क्या है, ये जानना जरूरी है। हस्तरेखा दिखाने का क्या नियम है? कहते हैं जिनको दिखाना है वो भी सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके फल फूल नैवेद्य और दक्षिणा आदि लेकर के हाथ में लेकर अपने भविष्य की जानने की जिज्ञासा को मन में धारण करके श्रद्धा पूर्वक विश्वास के सहित दैवज्ञ अर्थात हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाकर हाथ हाथ के द्वारा अपने भविष्य जानने की जिज्ञासा प्रकट करें। कहना है विद्वान को जाकर के, हस्तरेखा विशेषज्ञ भैया हमारा हाथ देख लीजिए, हम अपने भविष्य अथवा भूतकाल की चिंता है कि क्या हुआ था या क्या होने वाला या क्या हो रहा है। क्या क्या ध्यान रखना है दैवज्ञों को अर्थात ज्योतिषियों को, हस्तरेखा विशेषज्ञों को, ये वो चीज यहाँ बता रहे हैं। हस्तरेखा देखने वाले दैवज्ञ को चाहिए कि अत्यंत ही प्रातः काल नहीं देखना है, बिल्कुल शुरू 4 बजे ही नहीं देखना है, जिस समय अंधेरा रहेगा उस समय नहीं देखना है। आप वहां खड़े हो जाओ ना, वहां से करो ना, क्योंकि पीछे सब लोग देख लेंगे ना, इससे अच्छा रहेगा। प्रातः काल या सायंकाल, रात्रि में, मध्याह्न में, अथवा जहां अधिक हंसी मजाक होता हो, मित्रगण के आगे, या फिर ऐसा जगह जहां हंसी मजाक विनोद हो रहा हो, जहां पर आध्यात्मिकता की चर्चा ना हो रही हो, वहां पर यात्रा के समय ट्रेन में बैठ करके जूता मोजा पहन करके चप्पल पहन करके बस में बैठे हैं हाथ देख रहे हैं, ये उचित नहीं है। मूर्ख धूर्त दरिद्र की सभा में कल मैंने दरिद्रों का बहुत विशेष व्याख्या किया था। हस्तरेखा नहीं देखना चाहिए। हस्तरेखा हस्तरेखा देखने का समय जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक तथा 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय उत्तम है। बाकी अन्य समय भी अगर हाथ दिखाते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि ज्यादा भोजन करके नहीं दिखाएं। इसका कारण है क्योंकि हस्तरेखा में हाथ देखते समय बहुत कुछ दिखाया जाता है। मैंने कहा रंग तक देखा जाता है हाथ का, कि आपकी हथेली का रंग क्या है, लाल है, गुलाबी है, पीला है, सफेद है। इस प्रकार से रंगों से भी फलादेश किया जाता है। जब आप ज्यादा भोजन कर लोगे या बिल्कुल भूखे रहोगे तो कहीं ना कहीं हाथ का जो रंग है वह अंतर पड़ता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा भोजन करके बिल्कुल चकाचक कस के भंडारा खा के नहीं जाकर हाथ दिखाना है, और बिल्कुल कतई 2 दिन से भूखे हो व्रत में हो तो भी हाथ नहीं दिखाना है। अंतर पड़ता है हाथों के रंगों में। इसलिए ध्यान रहे कि थोड़ा बहुत नाश्ता करके या फलाहार आदि करके हाथ देख हस्तरेखा दिखाना है, कि वह विशेष रूप से आपके हथेली का रंग आदि देख करके आपके बारे में बता सके। ठीक है। सर्वोत्तम विद्वानों से माना है पुरुष स्वभाव वाली स्त्रियों का दाहिना हाथ और स्त्री स्वभाव वाले पुरुषों का बायां हाथ देखकर भूत भविष्य वर्तमान के बारे में विचार करना चाहिए। ये तो हो गया सारी चीजें बेसिक चीज। प्रिंस जी भैया राधे श्याम, फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है क्यों? फुल स्क्रीन दिखना चाहिए महाराज। आप एक काम करिए, अपने मोबाइल का फुल स्क्रीन खोल लीजिए, तब दिखेगा। आगे समझते हैं। हस्त हथेली में किस स्थान पर किस ग्रह का वास है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस स्थान पर किस ग्रह का वास है।
हथेली में किस स्थान पे किस जगह किस स्थान पर किस ग्रह का वास है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भी बताएंगे थोड़ी देर बाद, पहले इसे समझ लेते हैं कि हथेली में किस स्थान पर किस ग्रह का वास है। ये जानना और याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आगे चल करके योग बताएंगे आप लोगों को, तो ग्रह और रेखाओं के बारे में आपको इतना तो कंठस्थ होना चाहिए, और कुछ हो या ना हो, कम से कम ये याद बिल्कुल होना चाहिए कि किस स्थान पर किस ग्रह का वास है। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का पूरे हथेली में कहीं ना कहीं वास है, उसे समझ लेते हैं। देखिए, ये जो अंगूठा का स्थान है, अंगूठे का नीचे का जो स्थान है, मैं आपको दिखा देता हूं। हाथ में मेरे देखेंगे आप, यहां देखें, अपने सब लोग अपने अपने हाथ में देखेंगे, तो अंगूठे के नीचे का जो मांसल स्थान है, इतना बहुत बड़ा जगह है, एरिया जो है, यह स्थान है शुक्र का। मतलब हथेली में सबसे बड़ा एरिया जो होता है, स्थान होता है, वो शुक्र का होता है। यह स्थान क्या है? शुक्र पर्वत का कहलाता है। शुक्र का स्थान ना कहकर अब क्या कहोगे? शुक्र पर्वत। हथेली में जो भी ग्रह का जो स्थान होता है, उसे उस ग्रह का पर्वत कहा जाता है। ये शुक्र पर्वत है। अंगूठे के नीचे का जो स्थान है, एक हाथ बना लीजिए अपने अपने कॉपी में, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं। नोट भी करना है और बाद में रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़ेगी आपको नोट करने के लिए, नोट बनाने के लिए। एक हथेली बना लीजिए अपने कॉपी में, एक पेज पर हाथ रखिए, जिनको बनाने नहीं आ रहा उनको बता रहा हूँ, हाथ रखिए और हाथ से ड्राइंग बना लीजिए। थोड़ा हाथ चौड़ा करके रखेंगे, पूरे पेज पे बना लीजिए एक हाथ, सभी लोग कुछ इस प्रकार से। जो जो बना लें बता दीजिएगा। कैमरा सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लें क्या गड़बड़ी है जी। जो रिमोट दीजिए। ठीक है जी, ओके। हथेली बना लिए। अब अंगूठे के नीचे का जो स्थान है, वहां पर शुक्र लिख लीजिए। मंगल को मत देखिए, मंगल बताएंगे किस स्थान पे होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सहित हाथ दिखा करके आपको। शुक्र का स्थान है। अब शुक्र का छोड़ करके आप पहुंच जाइए गुरु पे। शुक्र आपने लिख लिया इस स्थान पे, हथेली के स्थान पे शुक्र लिख लीजिए। अब जस्ट आगे बढ़ जाइए, इस अंगुली, इसे तर्जनी अंगुली कही जाती है। अंगूठे के बाद वाली अंगुली जो है, तर्जनी कहा जाता है। इस अंगूठे के अंगुली के जस्ट नीचे वाला जो छोटा सा स्थान है, एरिया है, लगभग आधा इंच का क्षेत्रफल। अंगुली के जस्ट नीचे का जो एरिया है, ये स्थान जो होता है, ये वाला, ये स्थान होता है कौन सा? गुरु का स्थान होता है। तो यहाँ पे गुरु लिख लेंगे हथेली में। लीजिए सर, गुरु का स्थान लिख लिए। उसके जस्ट बगल वाला जो लंबी उंगली होती है, पूरे हाथ में अंगुलियों में सबसे लंबी उंगली, मिडिल फिंगर, इसको मध्यमा कहा जाता है। इसके नीचे का स्थान जो होता है, वो शनि का स्थान होता है। यहाँ शनि लिख लीजिए। ये गुरु महाराज है, यहाँ गुरु का स्थान है। ये शनि है, शनि का स्थान है। और जस्ट इसके बाद जो है अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, अनामिका उंगली के स्थान पर सूर्य भगवान का वो है, वास है। इसे सूर्य पर्वत कहते हैं। सबसे छोटी वाली उंगली जो है, यहाँ पर बुध है, बुध पर्वत कहा जाता है। उंगली जहां खत्म स्टार्ट होता है ना, उसके नीचे, उंगली पे नहीं है वास, उंगली के जस्ट नीचे वाला जो स्थान है, उसे कहते हैं बुध का स्थान। चलिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे चलता हूं लेकर के। हमें ज्यादा बनाने तो नहीं आता है हाथ, फिर भी कोशिश करते हैं। ये अंगूठा, हंसने का नहीं जी। ये मध्यमा, ये अनामिका, दिस इज ए कनिष्ठिका।
एक कलाई है, ये हाथ है भैया, देखो हम ड्राइंग में आती नहीं है, ठीक है। ये अंगूठा है। ये जो स्थान है, फिर गई वाई दिस, चुड़ैल का हाथ लग रहा है। हे भगवान, इतनी खतरनाक, नहीं दिख रहा है। हाथ को रख करके, अच्छा हमको सिखा रहे हैं, हाथ रख करके बनाइए, इस पे हाथ रख करके नहीं बन सकता, हाथ रखेंगे चलेगा ही नहीं, फिर पेन नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने बना ही लिया हाथ, तो बता ही दे रहा हूं। तो छोटी वाली उंगली के जस्ट नीचे का जो स्थान है, इसे बुध पर्वत कहते हैं, ठीक है। ये शुक्र, अंगूठे के नीचे शुक्र, तर्जनी उंगली के नीचे गुरु, मध्यमा उंगली के नीचे शनि, और इसके अनामिका उंगली के नीचे जो है वह सूर्य है, आई नो, और कनिष्ठिका उंगली के नीचे जो है वो बुध है, ठीक है। ये ग्रह हो गए। अब बचे कौन? चंद्रमा, मंगल और राहु केतु, 4 ग्रह बचे। 5 ग्रह हो गए, 4 ग्रह और बचे हैं। तो उन चारों ग्रहों का भी दिखा देता हूं आपको। जो 4 ग्रह हैं वो चंद्रमा बचे। देखिए चंद्रमा जो है, ध्यान दीजिएगा बहुत बारीकता से, क्योंकि छोटा सा हथेली है, इसमें सारे ग्रहों को स्थित करना है। बुध पर्वत है, बुध पर्वत के बाद एक रेखा गई है, उस रेखा को छोड़ दीजिए। उस रेखा के जस्ट बाद ये जो स्थान है, इस जगह पे हथेली में ये जो स्थान है, इसे कहते हैं चंद्र पर्वत। इस स्थान को कहते हैं चंद्र पर्वत, लिख लेंगे। हाँ जी, ये स्थान है, ये है किसका? चंद्र पर्वत का, चंद्र का स्थान है हथेली में। लिख लिए सब लोग? बताते जाइए, सब लोग लिख लिए महाराज? समझदार के लिए इशारा काफी होता है। नहीं लिख पाए पिंकी जी? अंकित जी करें यस सर जी। तो ये जो स्थान है चंद्रमा का है। और राहु केतु और मंगल, देखिए मंगल 2 स्थान पे है हथेली में, 2 एरिया मंगल है। एक तो अंगूठे के बीच का ये एरिया है, यहां पर मंगल है, लिख लीजिए। एक तो यहां मंगल है, और दूसरे मंगल जो है यहां पर है, इस जगह बुध पर्वत के जस्ट नीचे। जो बुध पर्वत के नीचे वाले मंगल हैं, इनको उच्च का मंगल कहा जाता है। और जो अंगूठे के बगल में मंगल है, इसे नीच का, निम्न मंगल कहा जाता है। तो लिख लेंगे, यहां निम्न मंगल और यहां उच्च का मंगल, जस्ट आर पार निम्न मंगल और उच्च के मंगल लिख लेना है। अच्छा नोट्स रात में बनाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिखते, अगर लिख लेंगे ना तो याद करने में सहूलियत रहेगा। फिर से बना लेते हैं, ये अंगूठा, ये तर्जनी, दिस इज मध्यमा एंड अनामिका, कनिष्ठिका। थोड़ा हाथ चौड़ा ज्यादा हो गया, खैर कोई बात नहीं। कलाई, चलिए जी। अब ये हथेली फिर से बना रहा हूं। अब इनमें आपको रेखाओं के बारे में बताता हूँ। रेखाओं के बारे में तो उसी में अच्छा रहेगा। सभी ग्रहों के बारे में आप लोगों को पता चल गया। कोई ऐसे हैं जिनको हथेली में ग्रह कहाँ स्थित है नहीं समझ में आया हो? ऑनलाइन वाले बता दीजिए, ऑफलाइन वाले को तो हम बाद में भी समझा देंगे। ऑनलाइन वाले बताइए महाराज। कोई ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता चला हो कि किस ग्रह का स्थान कौन सा है?
राहु के तो उच्च मंगल स्पष्ट कीजिए। ठीक है, रुकिए, वही करते हैं स्पष्ट। चंद्र के बगल में केतु। देखिए राहु जो है वो यहां पर है, इस जगह हथेली से थोड़ा बीच से थोड़ा ऊपर राहु है, और कलाई के थोड़ा ऊपर जो है केतु है। इसी को लगा। सबका गया। राहु केतु कंप्लीट हो गया। राहु केतु बता तो दिया, बीच हथेली के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, और केतु जो है कलाई से थोड़ा ऊपर। राहु और केतु, यहाँ पे चंद्रमा, ये शुक्र, ये गुरु, ये शनि, ये सूर्य, ये बुध, यहां ये उच्च मंगल, और यहां ये निम्न मंगल। निम्न माने नीच का मंगल, मंगल दो स्थान पर है। उच्च का मंगल रेखा के नीचे या ऊपर, रेखा के नीचे, वो जो रेखा है आपका उसके नीचे देखिए, यहाँ ये रेखा है, रेखा के ऊपर तो गुरु हो जाते हैं, इस जगह गुरु है, रेखा के नीचे इस जगह बिल्कुल मध्य में, यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये स्थान है ना अंगूठे के नीचे वाला और उंगली के नीचे वाला, ये स्थान है निम्न मंगल, नीच के मंगल। सुभाष पांडे जी समझ में आ गया। अब हम रेखा बताते हैं आप लोगों को, हाथ में कौन सी रेखाएं, कौन किस रेखाओं का क्या नाम है। मुख्य रेखाएं, दिख रहा है। क्रॉस के प्रकार रेखाएं बताएंगे, क्रॉस क्रॉस का क्या वो होता है, फल होता है, ज्यादा क्रॉस होना हाथ में क्या कहलाता है। दिख रहा है सब लोगों को। सुभाष पांडे जी, अब यहाँ ज्यादा एक कटा पिटा है लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। एक ही हाथ में सारी रेखाओं को बना दिया इन्होंने, पिट्टे बनाते समय यही सब तो ध्यान रखना पड़ता है। खैर चलिए, आपको हमें वहीं बताना पड़ेगा। ये अंगूठा, दिस इज तर्जनी,
एक हथेली आप भी बना लीजिए। देखेंगे आप लोग, अंगूठा और तर्जनी, इन दोनों के बीच से एक रेखा निकलती है। ये शुक्र स्थान जो है, शुक्र पर्वत, इन दोनों को घेरते हुए, इन दोनों को घेरते हुए जो हाथ रेखा निकलता है, इसे जीवन रेखा कहते हैं। इसका वैसे कई नाम है, पितृ रेखा भी कहते हैं, आयु रेखा भी कहते हैं। कौन सा रेखा है ये? शुक्र पर्वत जो है था, शुक्र पर्वत मैंने कहा था, इसलिए थोड़ा पर्वत याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। शुक्र पर्वत के जस्ट नीचे, अंगूठे के जस्ट नीचे, इस यहां से स्टार्ट होकर के पूरे शुक्र पर्वत को घेरते हुए कलाई तक, कलाई तक आती है जो रेखा, उसे क्या कहते हैं? हाँ जी, हाँ देखो हाथ पे सारा रेखा बना लिया इसने। तो इस रेखा को कहते हैं क्या? आयु रेखा, जीवन रेखा या पितृ रेखा, कुछ भी आप कह सकते हैं। हाँ, एक दूसरा नियम जी बना लीजिए, जीवन रेखा, पितृ रेखा और तीनों, ये तीनों चीज कहा जाता है इस रेखा को। 4-5 रेखाएं जो हैं वो हथेली में मुख्य और विशेष होती हैं। अगर ग्रहों का स्थान आपने समझ लिया और रेखाओं का स्थान समझ लिए, समझ लीजिए आप 20% आज ही हस्तरेखा समझ लिए, बस फलादेश बाकी रहेगा कि कहां पर क्या कटा रहेगा, क्या रहेगा तो क्या फल होगा। ठीक है जी, इसे जीवन रेखा या आयु रेखा कहा जाता है। इसके बाद जो रेखाएं हैं, यहीं से प्रारंभ होकर के एक रेखा इधर को आती है, इस तरह टेढ़ा मेढ़ा, चंद्र पर्वत की ओर थोड़ी सी झुकी हुई रहती है। इस रेखा को कहते हैं मस्तिष्क रेखा। इसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क रेखा। इसका दूसरा नाम भी है मातृ रेखा। वो भी स्टार्ट कहां से होती है? वहीं से, जीवन रेखा के आसपास से ही, जहां से अंगूठे के बल, जहां निम्न मंगल था ना, गुरु पर्वत के नीचे, देखिए थोड़ा सा घुमावदार होगा, किसी किसी का सीधे भी आ जाता है और किसी का घुमावदार भी होता है, किसी का छोटा सा होता है, किसी का बड़ा सा यहाँ चंद्र पर्वत पर आ जाता है। अब चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत समझना पड़ेगा आपको, यदि अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो दिक्कत है। चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत ये सब समझना प्रारंभ कर दीजिए, समझना। स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है जी, निम्न मंगल से होकर के प्रारंभ होता है, अंगूठे के नीचे से दोनों रेखा वहीं से प्रारंभ होती है। एक तो जीवन रेखा, जो पितृ रेखा मैंने कहा, ये जो रेखा है यही बताएगा कि किस जीवन में जाकर के, किस आयु में जाकर के आपको किसी प्रकार का कष्ट होगा या कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करेंगे, किस आयु में जाकर के, इसी रेखा को देख करके बताया जाता है। देख लीजिए, ये जो रेखा यहां से घूमते हुए ऐसे इस तरफ यहां तक आ गई, ये कलाई पे जो रेखा है इसका भी नाम है, अभी बताएंगे आप लोगों को, इसे मणिबंध रेखा कहा जाता है, आगे चलकर बताएंगे। तो दो रेखा के बारे में बताया मैंने आपको, एक तो जीवन रेखा, इसे पितृ रेखा और आयु रेखा भी कहते हैं, और उसी के साथ में एक और रेखा होती है जो टेढ़ी सी आती है, इधर हथेली यहाँ पे चंद्र पर्वत की ओर आती है, इसे मस्तिष्क रेखा कहा जाता है और मातृ रेखा कहा जाता है। कहाँ आती है ये रेखा? चंद्र पर्वत की ओर घूमती है अधिकतर लोगों की। कोई दिक्कत? ये दोनों रेखा समझ में आ गया सब लोगों को? जीवन, पितृ और आयु रेखा, और मस्तिष्क या मातृ रेखा, दो रेखा समझ में आ गया? बता दो भैया, पिंटू जी को आ गया। अभी सब जितेंद्र जी चर्चा करेंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अभी तो केवल आपको हम संज्ञा बता रहे हैं, कहां पर कौन सी रेखाएं हैं, कहां किस ग्रह का है, बाकी तो फिर 100 पेज हैं, यही सब तो है। कहाँ क्या दिक्कत होगी, कब क्या परेशानी होगी। 9-10 दिन 12 दिन जितना भी चलेगा कक्षा, कोई वो लिमिट नहीं है कि 9 दिन ही चलाएंगे। आज से गिनती प्रारंभ हुई 19 तारीख, अगर 9 दिन देखा जाए तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 तारीख 9 दिन हुआ रे गधा। 27 तारीख को एक दिन बोनस में देंगे हम, 28 तारीख ले लो,
और फिर भी कोर्स नहीं पूरा होगा तो जब तक नहीं कोर्स पूरा होगा तो छोड़ेंगे नहीं। मतलब आपका जो भी हमने कोर्स बताया है, आपको भेजा गया है, वो सारा चीज कंप्लीट होएगा। शुक सुरुक हाँ जी, उसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं मुस्कान जी। अब अगला रेखा जो है इंपॉर्टेंट रेखा है, ये यहां से निकलता है, निम्न मंगल के स्थान से प्रारंभ होकर के थोड़ा सा घूमता हुआ शनि के पर्वत के तरफ जाता है, जो मिडिल फिंगर है ना, उस तरफ जाता है एक रेखा। हाँ, उच्च मंगल से प्रारंभ होकर के देखिए ऐसे ये रेखा जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ये गुरु पर्वत की ओर या शनि पर्वत की ओर मुड़ जाता है जाकर के। देखिए मेरा तो छोटा सा बेचारा निकला नहीं है हृदय रेखा, हार्ड प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल करके। हमारे भारतीय ज्योतिष के अनुसार कई पद्धतियां हैं, मतलब उसके हस्तरेखा का भी कई सिद्धांत है, तो इसको भी आयु रेखा कहा जाता है, क्योंकि हार्ड भी क्या है, बिना हार्ड का व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है, तो इसे भी आयु रेखा कहा जाता है। तो मेरी आयु रेखा छोटी सी है, बिल्कुल नेक सी पतरी सी, ऐसे बेचारा घूम गए वहीं जा करके। आप देख रहे हैं बिल्कुल चांद सा बना हुआ बेचारा, छोटा सा। हमारा ना देखो, अपना देखो, तुम्हारा भी छोटा होगा बड़ा है तुम्हारा। तो यहां से इस जगह से निकल करके थोड़ा सा गुरु पर्वत की ओर, मिडिल फिंगर की ओर घूम जाती है जिस जो रेखा, उस रेखा को क्या कहते हैं, हृदय रेखा। इसका नाम क्या है, हृदय रेखा, हार्ड लाइन। और इसका एक और नाम है आयु रेखा, इसका भी नाम भी आयु रेखा भी कहा जाता है, इसको भी आयु रेखा का। आयु रेखा दो है, एक तो ये है एंड दिस, एक तो हृदय रेखा को भी आयु रेखा कहते हैं और जीवन रेखा को भी आयु रेखा कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम आपको नहीं है? ऑनलाइन वाले भैया किसी को? अच्छा, हार्ड लाइन जो है नीच मंगल को इतनी लंबी है जी आपकी रेखा, नीमा जी कहाँ गई? नीच मंगल, अच्छा वो मस्तिष्क रेखा में मिल गई जा, इसका भी फल होता है बताएंगे। हार्ड लाइन जो है वो सीधे मस्तिष्क रेखा में चला गया, मिल गया। आपका तो बहुत बड़ा हार्ड लाइन है, ठीक है। हाँ मैं पगला जाऊं कहो तो तुम ऐसे ही उठा दो सब लोग। संदीप जी, नॉट एनी प्रॉब्लम। चलिए महाराज, तो तीन रेखा ये मुख्य हो गई, एक और रेखा है, अपने कलाइयों पे देखिए सब लोग, किसी के दो, किसी के तीन, किसी के चार, किसी के दो, किसी के तीन, किसी के एक, किसी कटे पिटे, आधे, डेढ़, इस प्रकार से रेखाएं होंगी कलाई पे। देखिए मेरा तो कलाई वाला ही तो अच्छा लगता है मेरे को। देखिए मेरे कलाई पे चार रेखाएं हैं, एक रेखा टूटी है, तीन रेखाएं बढ़िया मिली हुई है। अब ये तो कलाई वाली जो बनेगी रेखा, वो थोड़ी बहुत कहीं कहीं टूटी रहती है। यदि दिख रहा है बढ़िया रेखा, तीन रेखा वाला सबसे अच्छा होता है। अब क्या होता है फल अभी नहीं बता रहा हूं, बस बता रहा हूं, इसका जो नाम है इन कलाई वाले रेखा को, इसका नाम है मणिबंध। इसका नाम क्या है, मणिबंध रेखा। जिसको नहीं है उसका आ जाएगा, टेंशन ना लो। मणिबंध रेखा भी अपने अंदर आयु छिपा के रखता है, अर्थात आयु का विचार मणिबंध भी बताता है। तो मणिबंध रेखा से भी आयु का विचार करते हैं। दो, तीन, एक, किसी के एक भी नहीं होते हैं, किसी के चार हैं। देखिए हमारे शर्मा जी के चार हैं, जिसके चार हैं वो 100 वर्ष जिएगा, जिसके तीन है वो 75 वर्ष, एक रेखा बराबर 25 साल, और जिसके है नहीं वो काहे जी रहे हो काहे जिंदा हो तुम लोग बस बस ठीक है। मतलब ये मणिबंध है, बस अभी फल नहीं बता रहा, फल की बात चर्चा बाद में करेंगे। पहले कर्म करें, फल की चिंता ना करें, फल तो बाद में बताएंगे। तो चार रेखा समझे आप लोग, कौन कौन सी रेखा? एक तो जीवन पित्र आयु रेखा, हृदय एवं आयु रेखा, दूसरा सीखे मस्तिष्क एवं मात्र रेखा, जो भी कह सकते हैं दोनों में से, चौथा मणिबंध रेखा। अब जो एक रेखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट रेखा है, वैसे सब लोगों के हाथ में नहीं होता है और सब लोगों के हाथ में होता है।
इसका काट, इसका राजभंग योग कहा जाता है, जब जिसके हाथ में नहीं है, क्या है नहीं है। एक रेखा यहाँ मणिबंध कलाई से प्रारंभ होती है और इस तरफ की ओर जाती है, ऐसे सीधी सीधी रेखा। किसी किसी के घूम करके इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, लेकिन जो मेन स्थान है, बातें नहीं, देखो इधर पहले फिर देखेंगे सबका हाथ। मेन जो इसका स्थान है, उद्गम स्थान, वो मणिबंध है। मेन उद्गम स्थान कहाँ है? मणिबंध, कलाई से प्रारंभ होकर के जाती किधर की ओर? शनि पर्वत की ओर। जिसके हाथ में शनि पर्वत की ओर गई हुई रेखा बिल्कुल सीधी लंबी पतली सी हो, मणिबंध से लेकर के, वो जातक क्या होता है? भाग्यशाली होता है। भले धनवान हो अथवा ना हो, लेकिन क्या रहेगा? भाग्यशाली। जो भी करेगा उसमें सक्सेस होगा, सोएगा तो सोने में सक्सेस होगा, मतलब जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करता है। लेकिन फल नहीं बताऊंगा, इसे बता दिया ऐसे उसमें फ्लो में। तो बस आप इसका नाम लिख लीजिए, जो मणिबंध से किस की ओर जाती है? शनि पर्वत की ओर। परिभाषा भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसका नाम है भाग्य रेखा। कहां से कहां की ओर? मणिबंध से। हाँ, उस सब रेखाओं को, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इन दोनों को काटते हुए जाती है। कहा जाती है ये? शनि पर्वत की ओर। सबसे उत्तम स्थान माना गया है यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत की ओर चली जाए या शनि पर्वत तक चली जाए। छोटी होती है हमारी, कितनी देखेंगे, हमारी तो पहुंच गई है, कोई बात नहीं। जिसकी है नहीं तो फिर क्या फायदा? नहीं नहीं नहीं। हाँ देखिए, कई लोग हमारे यहाँ आए तो बन गया। जनगणना के लिए, हाँ तुम लोग जनगणना के लिए केवल जनता हो। वोट देने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए। आगे साल में सूर्य शनि के बीच में जारी, जिसकी नहीं है वो टेंशन मत ले। स्वामी जी कह रहे हमारी तो है, कोई बात नहीं। जिनका है ये रेखा वो भाग्यशाली होंगे, जिनका नहीं है वो भी भाग्यशाली है। बहुत सारे ऐसे रेखाएं हैं जो भाग्य के द्योतक होते हैं, टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारी चीजों को देखना है, आगे चल करके समझ में आएगा। समझ में आ गया? भाग्य रेखा तो इस हथेली में ज्यादा किचपिचाते नहीं, दूसरी हथेली बना लेंगे फिर से, उसमें समझेंगे। इसमें हम 5 रेखा समझे, कौन कौन सा है? एक तो जीवन रेखा जो शुक्र पर्वत को संपूर्ण रूप से घेरती है, इसे जीवन रेखा, पितृ रेखा, आयु रेखा कहा जाता है। दूसरी रेखा यहीं से प्रारंभ होकर के निम्न मंगल की ओर से, अंगूठे के बगल से ही, जहां से जीवन रेखा प्रारंभ होती है, वहीं से प्रारंभ होकर के चंद्र पर्वत की ओर आती है। इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं और मातृ रेखा कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी रेखा हमने समझा, ये नीचे से, अर्थात बुध पर्वत के नीचे, जहां उच्च के मंगल का स्थान है, वहां से प्रारंभ होकर के शनि पर्वत की ओर, कभी कभी ये गुरु पर्वत तक भी पहुंच जाता है। क्या? हृदय रेखा। इसका नाम हार्ड लाइन या आयु रेखा दोनों कहते हैं, हार्ड लाइन भी, हृदय रेखा भी और आयु रेखा, 3 हो गया। चौथा जो समझे वो मणिबंध समझे। 3 मणिबंध शुभ होता है, 4 मणिबंध का कोई फल नहीं, और 1 2 का भी कोई विशेष फल नहीं माना गया है। ये भी आयु में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है देखने के लिए। तो मणिबंध हो गया। 5वीं जो समझे, जो विशेष इंपॉर्टेंट रेखा है, इसे भाग्य रेखा कहते हैं। जैसे लग्न कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट भाव कौन सा है? नवम भाव, जिसे धर्म क्रियायाम ही मनः प्रवृत्ति। तो धर्म आदि क्रिया जहां से किया जाता है, भाग्य का भाव है कौन सा? नवम भाव। सबसे शुभ भाव लग्न कुंडली में नवम भाव, और हथेली में सबसे शुभ रेखा क्या है? भाग्य रेखा है। ब्लेड से बना लो, बन जा वो, क्या बोलते उसका, कहां सिकंदर, कौन था वो? सिकंदर ही था जो अपना हाथ रेखा बना लिया था और बाबा को सिलटा दिया था, जिन्होंने बोला था तुम हारोगे। नहीं नहीं, आप दोनों हाथ देखिए, जिसमें सबसे बढ़िया रेखा हो ना उसी को मानिए आप। दोनों में देखिए कौन से में भाग्य रेखा बढ़िया है, उसी को दिखवाया करिए। और जिसके नहीं है कोई बात नहीं, हो जाएगा। हम ये भी उपाय बता देंगे, यदि आपके हाथ में अच्छी अच्छी रेखाएं नहीं है, ज्यादा कटी पिटी रेखाएं हैं, एक छोटी सी सूक्ति है कि बहुरेखा दरिद्रम स्यात्। क्या? बहुरेखा दरिद्रम स्यात्, अर्थात जिसके हथेली में
बहुत सारी कटी पिटी झिटी पिटी रेखाएं हो, सारी हथेली रेखाओं से बिल्कुल गजा हुआ हो, वह व्यक्ति क्या होता है? दरिद्र। दरिद्र नहीं कहूंगा मैं, मतलब उनको धन संचय करने में, धन से संबंधित परेशानी होती है। हमारा लैपटॉप वाला ही गड़बड़ हो गया बेचारा बहुत मेहनत करता है और उसी के वो दरिद्रम ज्यादा हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, पद्म रेखा भी खराब है। तो बहु रेखा हाथ में अच्छा नहीं माना जाता है। और बिल्कुल सिलपट, कई लोग को देखेंगे एक आधे दो रेखाएं दिखती हैं और बिल्कुल सफेद सफेद रेखा हाथ दिखेंगे उनका, तो आपका ठीक है। अरे भाग्य रेखा बड़ा मस्त है आपका, बेकार है। तो बहुरेखा नहीं होना चाहिए, कम रेखा भी नहीं होना चाहिए। कम ही रेखा हो लेकिन स्पष्ट हो। रेखाओं में एक चीज और बात है, ज्यादा मोटी रेखा भी खराब होती है और ज्यादा पतली बिल्कुल सीख जैसी रेखाएं भी खराब होती है। तो नॉर्मल होना चाहिए रेखा। जिसकी पतली रेखा होती है उसको पतली भी मैंने सुना है, हो सकता है गलत सुना हो आप। नहीं, आपने बहुत चीज गलत सुना है, मैं यहाँ पे खोल नहीं सकता सबके सामने। क्या भाग्य रेखा मणिबंध से ऊपर भी, हाँ बिल्कुल ऊपर से भी होती। देखिए मैंने क्या क्या, सबसे उत्तम स्थान ये है जो मैं बता रहा हूं। बाकी भाग्य रेखा यहां से भी स्टार्ट होकर के यहां तक जाती, इतनी सी निकलती है। कई बार भाग्य रेखा यहीं से यहीं चली जाती है। यही सब तो देखना है। लेकिन ये जो है बीच वाली रेखा है, ये है भाग्य रेखा। अब छोटी भाग्य रेखा, बड़ी भाग्य रेखा का क्या फल होगा वो सब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, हद से गुजरेंगे तब समझेंगे। चलिए यह हो गया। अब अगला रेखा समझते हैं। ये किसी में एक ही रेखा बचा हुआ है, इस रेखा को समझ लेना उचित रहेगा। एक रेखा जो है ये सूर्य पर्वत सी सबके रेयर रेखा है, सबके हाथ में ये रेखा नहीं होती है। ये सूर्य पर्वत, जो सूर्य वाली जो उंगली थी ना, अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका उंगली के नीचे वाली रेखा मेरी अब निकल रही है। ये जो रेखा है, रेखा इसे प्रसिद्धि वाला रेखा कहते हैं। कौन सा? प्रसिद्धि का रेखा, विद्या रेखा भी इसे कहा जाता है। इसके नीचे रेखा छोटी सी, ज्यादा लंबी नहीं जाती, किसी किसी की लंबी भी जाती है तो उसका एक अलग फल है। बाकी छोटा सा भी रेखा अगर निकला है यहां से तो समझ लीजिए कि विद्या रेखा आपका निकल गया है, आप अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। तो इसको प्रसिद्धि का रेखा कहते हैं, सरकारी नौकरी का रेखा कहते हैं, मतलब कह सकते हैं उन्नति का रेखा कहते हैं सूर्य रेखा को। नहीं निकला है, तुम हर बगल मत दिखाया करो, जितनी इंपॉर्टेंट रेखा है तुम्हारी बन जाएगी। नहीं, एक बार हाँ अपना देख ले यार। हमारी तो दोनों हाथे में है, कोई दिक्कत नहीं है। बस भाग्य रेखा ससुराल नहीं बन रहा है बढ़िया से, बाकी सब ठीक है। विजय त्रिपाठी जी कह रहे मेरे पास है। तो अपना लड़का को कहता गंदा है। नहीं नहीं, हम तो कहते हैं। आप तो प्रसिद्धि पा ही गए हैं गुरुजी। देखिए विजय जी कह रहे हैं मेरे हाथ में है और मैं गवर्नमेंट टीचर हूं। बिल्कुल, जिनके हाथ, अच्छा ये एक और बात है, अब ये भी आवश्यक नहीं है कि जिनके हाथ में सूर्य रेखा ना हो, इसका नाम क्या है? सूर्य रेखा। जिनके हाथ में सूर्य रेखा ना हो, इसका नाम विद्या रेखा भी लिख लीजिए। विद्या रेखा भी, सूर्य रेखा भी। तो जिनके हाथ में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कतई ढोर रहेगा वो, मतलब पढ़ा लिखा मूर्ख नहीं रहेगा, मैंने पढ़ा लिखा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब जिनके हाथ में रहेगा ये भी नहीं कि बिल्कुल कतई प्रसिद्धि हो जाएंगे, और भी रेखाएं हैं जो उनका साथ देना चाहिए, तब जाकर के वो अकेले एक रेखा भी विशेष नहीं करेगा सब कुछ। शिवम मिश्रा जी की रेखा निकल रही है। मिश्रा जी मेहनत करिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो रेखाओं का ज्ञान आप लोगों ने समझ लिया। अब जो हम चर्चा करेंगे, अब बहुत सारी और भी छोटी मोटी रेखाएं हैं जिनकी चर्चा आती रहेगी और आप लोगों को मैं बताता रहूंगा। मेन रेखा और मेन ग्रहों की स्थिति ये है। तो अब थोड़ा आप लोग धैर्य रख करके एक चीज देख लें कि हाथों का प्रकार, हाथों का प्रकार 5 प्रकार के हाथ होते हैं। टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जो होता है ना, हाथों के प्रकारों से भी फलादेश होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो स्टार्टिंग, अभी तो पार्टी
शुरू हुई है वाली बात है। अभी तो बहुत सारी कुछ बाकी है जिसे आप अध्ययन करने वाले हैं और समझने वाले हैं। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूं। हाथों का प्रकार, फिर हाथों में, हाथ हथेली में कहाँ कौन सी तिथि है उस तिथि का गणना बताएंगे। हाथ में कहाँ राशि है उस राशि को बताएंगे। हाथ में कहाँ नक्षत्र है किस किस स्थान पर उसे भी समझाएंगे। वो अभी नहीं, बाद में। पहले हाथों का प्रकार समझते हैं कि हाथों का प्रकार कितने प्रकार का होता है और उसका क्या फल होता है और कैसा दिखता है कौन सा हाथ, उन पे चर्चा करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हाथ जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। एक तो कमल सदृश हाथ, दूसरा व्याघ्र सदृश हाथ, पत्राकार हाथ, पल्लव या बेढोल हाथ और कपि सदृश हाथ। अरे फोटो बाद में खींचना है, समझ ले। फेट एक लेके पहले खींच लो, पहले समझ लो फिर फोटो खींच लेना। क्या क्या हाथ है? 5 प्रकार के हाथ हैं। कमल, देखो भैया, भले आपको याद ना रहे, क्योंकि तुरंत आपको जितना मैं विषय इतना जल्दी पढ़ा रहा हूं, याद करना इम्पॉसिबल है। मैं भी समझ सकता हूं, मैं भी अध्ययन किया है, लेकिन कम से कम जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है उसे याद करते जाना आप लोग। क्लास के बाद कम से कम 1 डेढ़ घंटा इस पे देना, हस्तरेखा पे। तो जैसे इनका केवल नाम भी याद रहेगा ना, जब आप कोई कुछ पूछेगा, अगर नहीं भी आता है, फ्रॉडगिरी नहीं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे होता है। कम से कम आप कह सकते हैं यार तुम्हारा कमल सदृश हाथ है। यदि किसी को अच्छा बताना है, आपको लग रहा है कि इसका हाथ का रेखा वगैरह सब बढ़िया सुंदर है, तो आप कह दो कि आपका कमल सदृश हाथ है, मतलब अच्छा हाथ है, आदर्श हाथ है, बढ़िया बढ़िया अच्छी बातें हैं। और ज्यादा ही खराब को परेशान करके कपि सदृश हाथ है। कपि मतलब बंदर होता है, ठीक है। बेढोल या पल्लवाकार आपका हाथ है, ज्यादा स्थिति खराब लग रही है आपको, ज्यादा हाथ टेढ़ी मेढ़ी। अब देखते होंगे किसी किसी व्यक्ति का जो हाथ होता है, उंगलियां होती है, टेढ़ी सी होती है। उसको इस प्रकार से आप करने के लिए कहिए तो हाथ से बिल्कुल उंगलियों के बीच से ट्रेन निकल जाए, इतना छेद रहता है, बहुत ज्यादा छेद रहता है। मतलब टेढ़ी रहेगी, ऐसे जा करके लगा हुआ है, किसी का यूं टेढ़ा यूं, मतलब चिपकता नहीं है। और जिनका भी ऐसा हाथ हो, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो ऐसे लोग कहते हैं कि एक तो धन संचय नहीं कर पाते हैं और हमेशा बीमार रहते हैं। हो सकता है कि अल्पायु हो उनकी। अब सबकी नहीं कहता हूं, लेकिन अधिकतर यदि हाथ टेढ़े मेढ़े हैं तो आप भाग्यहीन है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा अंगुली जो है वो बेढोल या पल्लवाकार हाथ आदि के बारे में बताया जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला क्या है? कमल सदृश हाथ। कमल सदृश हाथ का क्या अभिप्राय है और क्या उसका मामला है? देखिए, हाथ ही बना हुआ यहाँ पर। पंडित जी मेहनत तो किए हैं, लेकिन मेहनत जो है इनका टेढ़ा मेढ़ा हो गया। इसको बीच में रखना चाहिए था, हमको लग रहा था गड़बड़ होएगा। दिख रहा है सब लोगों को? कह रहे थे बीच में न रख, बीच में रखो। कमल सदृश हाथ, देखिए किस प्रकार का कमल सदृश हाथ होता है। पंखुरू के जैसे आगे निकला हुआ रहता है। बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए। कमल कैसा होता है? कमल की पंखुड़ियां आगे से नुकीली होती है ना, देखिए आगे से नुकीली है। ये अंगूठ अंगूठ मतलब इसका जो नाखून है ना, स्पेशल लगाया गया है, खैर, लेकिन अंगुली पतली रहती है, आगे से थोड़ी सी लंबी रहती है। ये कमल सदृश हाथ है। कमल सदृश हाथ इतना ही बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अभी बताएंगे इसका क्या फायदा है जी। जल्दीबाजी आप लोग नहीं करिएगा। ये नहीं कि 7 बजते ही भागना प्रारंभ कर दीजिए, जुर्माना लग जाएगा। अंशुल, लो नाम भी लिख देते हैं। ये
कमल सदृश हाथ। ठीक है आदित्य जी, कमल सदृश हाथ। पीडीएफ नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दिया था, पहले दिन से ही। अब इसका फायदा क्या है और क्या मामला है ये देख लीजिए। क्या कहते हैं, कमल सदृश हाथ के लक्षण, इस प्रकार के हाथ की उंगलियां लंबी और नोकदार होती है एवं नाखून गुलाबी और चिकने होते। जहां गुलाबी की बात आई समझ लो शुभ है, लगभग क्या है वो शुभ है, अच्छी बातें हैं। चिकने तथा हथेली भी कुछ लंबाई लिए हुए पतली कोमल होती है। जैसे कमल की पंखुड़ियों का आकार और रंग होता है, ऐसे व्यक्ति कोमल हृदय वाले, अत्यंत बुद्धिमान, मधुरभाषी, सत्य प्रिय, परंतु दूसरों के हृदय की बात को जानने के लिए अनेक प्रकार की मधुर वाणी का जाल फैलाकर गहराइयों में पहुंचते हैं। मतलब बहुत प्यार से पूछेंगे, बताओ क्या किए थे, बताओ बताओ क्या किए थे, और वो व्यक्ति झांसे में आकर के अपनी सारी राज खोल देता है। अंशु जैसे, उससे बहुत प्यार से पूछो तो वो झांसे में आकर के क्या करता है, सारी राज अपना खोल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मधुर बोलते हैं और किसी से भी उसका जो राज है वो उगलवा लेते हैं। ठीक है, अपने जीवन काल में अनेक प्रकार की बाधाओं को सहन करते हुए अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में उत्पन्न होकर भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, अर्थात वह व्यक्ति कष्ट में रह करके भी जीवन में ऐसे ऐसे जगह भी जाएगा जहां फंस जाएगा, कीचड़ में लिप्त हो जाएगा, मतलब परेशानी में, लेकिन फिर भी वहां रहते हुए भी, जैसे यहाँ भी है ना, छात्रावास में भी दो चार जने ऐसे हैं जो कितना भी कह लो, थोड़ा तुम भी खा लो राजश्री, उठ कर लो थोड़ा थोड़ा, अरे खा के देखो सही क्या होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि साथ में रहने के बाद भी नहीं खाते हैं, या शहरों में भी ऐसा होता है, बहुत ऐसे हैं जो सब मित्रगण दारू पी रहे हैं वो नहीं पीता, मतलब कीचड़ में रह करके भी कमल के जैसे बाहर रहना। तो कमल सदृश हाथ जिनका हो ऐसा होता है। ऐसे व्यक्ति सौंदर्य प्रिय होते हैं, साहित्यिक विचार के तथा राज सम्मान को प्राप्त करने वाले उच्च पद पर आसीन होते हैं। समाज के लिए ये व्यक्ति ज्यादा उपयोगी एवं नेतृत्व प्रदान करने वाले होते हैं। कमल सदृश हाथ में यदि ग्रहों का स्थान उच्च एवं परमोच्च तथा भाग्य रेखा बलवान हो, अब आपको ग्रह भी बता दिया हूं और भाग्य रेखा भी बता दिया हूं। यदि भाग्य रेखा कटी पिठी ना हो, अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो, तो ऐसे पुरुष देश विदेश को नेतृत्व प्रदान करने वाले होते हैं तथा इनका भाग्योदय 37 वर्ष की आयु में विशेष करके हो जाता है। मतलब 37 वर्ष की अवस्था के बाद जो है ना, ये बहुत तगड़े स्थिति में पहुंच जाते हैं। कौन, जिनका हाथ कमल सदृश हो। कमल सदृश किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इससे पहले भी ले लिए होंगे, हमारे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, लेने वाले ले लेते हैं, जो बिल्कुल इसीलिए बैठे हुए हैं ना, कई लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ रह करके जो ही निकला दूसरा पीडीएफ ऐसे करने लग जाते हैं। अगला जो हाथ है वो है व्याघ्र सदृश हाथ। अब व्याघ्र मतलब बाघ होता है, अब उसका जैसा स्वभाव है उसी प्रकार इस व्यक्ति का होगा। और व्याघ्र का पंजा चौड़ा होता है, कैसा होता है, आप अगर थोड़ा बहुत भी याद रखे ना तो सभी प्रकार का हाथ आपके माइंड में रहेगा। कमल जिस प्रकार होता है तो कमल सदृश हाथ, व्याघ्र का हाथ बाघ का या शेर का जो हाथ होता है, वो पंजा जो होता है वो चौड़ा होता है, ऐसे फैला हुआ। तो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, क्या है, फैला हुआ पंजा ऐसा है कि नहीं है, इधर है, व्याघ्र सदृश हाथ। ठीक है, इतना ही बड़ा हाथ है, टेंशन नहीं लेने का। व्याघ्र सदृश हाथ। मेरा हाथ नहीं है, देख, मेरे हाथ जैसा किसी का हाथ और नहीं है।
बस ससुरा जीवन रेखा कटा हुआ है थोड़ा सा। कोई बात नहीं। अभी कितनी उम्र हमारी है? 16। 16-17। उम्र नहीं बताना चाहिए किसी को, भी कहते हैं ऐसा छुपा कर। अरे हाँ, 2 साल का हूं मैं। तो व्याघ्र सदृश हाथ देख लें। अब इसका थ्योरी बताएंगे कि किस प्रकार का होता है। आपके सामने है, यदि चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महामृत्युंजय, हाँ जी, महामृत्युंजय। देखो, जो ही आयु की बात होती है पंडितों कान खड़े हो जाते हैं। 1.25 लाख महा 1.25 लाख महामृत्युंजय। भले 10,000 भी जप ना करें, बैठे रहें, लेकिन नाम होता है उसका 1.25 लाख महामृत्युंजय। चलिए, व्याघ्र सदृश हाथ के लक्षण क्या हैं? इस प्रकार के हाथ वाले पुरुष की अंगुलियां गोल होती हैं। हाथ अंगुलियां क्या होती हैं? गोल। मेरा नहीं है, मेरा ध्यान मत देना। उंगलियां गोल होती है, मध्यम कद की, मांस से भरी हुई, आसपास में नीचे से सटी हुई छिद्र रहित होती है तथा करतल गद्देदार गोलाई लिए हुए रक्त वर्ण के होते हैं। हाथ में वजन और गर्माहट होती है। आप हाथ अपने हाथ में लेंगे तो गर्म होगा, ठीक है। मेरा इसलिए गर्म रहता है क्योंकि कंबल में रहता हूँ। हाँ, तो गर्म होगा और भारी होगा, वजनदार होगा। ऐसे व्यक्ति स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट, दृढ़ निश्चयी, पुरुषार्थी, व्यायाम प्रिय, वो मैं हूं ही नहीं। इनका स्वभाव गंभीर, आवाज भारी और प्रकृति अहंकारी एवं अधिक क्रोध करने वाले होते हैं। कोई भी गुण नहीं मिल रहा है। ऐसे प्राणी उच्च कोटि के अपराधी, पेशेवर हत्यारे और निर्भीक होते हैं। अगर गुरु शनि शुक्र, अब यहां देखना है, देखिए नॉर्मली आप केवल हाथ के प्रकारों को देख करके ही फलादेश नहीं करेंगे। क्या देखना है? पर्वतों को देखना है। तो गुरु शनि शुक्र पर्वत उठा हुआ हो। देखिए, पर्वत आप किसी का हाथ देखेंगे ना, तो जो स्थान जिस ग्रहों का है वो स्थान यदि उठा हुआ है तो कहते हैं कि उठा हुआ पर्वत। जैसे शुक्र, देखिए मेरा शुक्र चकाचक उठा हुआ है, अर्थात शुक्र पर्वत मेरा अच्छा है। गुरु पर्वत ज्यादा उठा नहीं है तो गुरु पर्वत कमजोर है। फिर बुध पर्वत वगैरह भी ज्यादा उठा हुआ नहीं है, नॉर्मल है। किसी किसी का ज्यादा उठा हुआ रहता है। गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सारे पर्वत उठे हुए रहते हैं। तो इसमें 3 पर्वत के बारे में कह रहे हैं, वो उठा हुआ हो। गुरु पर्वत, शनि पर्वत और शुक्र पर्वत, ये तीनों उठे हुए हों, उच्च के हों, तो ऐसे व्यक्ति अपराधी के साथ ही उच्च स्तर के व्यक्ति से सम्मान प्राप्त करने वाले, स्त्री लोलुप, अपने को प्रतिष्ठित समझने वाले होते हैं। गुरु बुध मंगल सूर्य पर्वत उठे हुए हों तो व्यक्ति भूमि का अधिपति होता है, न्यायाधीश अर्थात जज होता है, न्याय प्रिय होता है, रक्षा विभाग में उच्चस्थ परासीन होता है। परंतु ध्यान रहे कि अगर करतल छोटा हो, गोल हो, अंगुलियां भी उसी प्रकार से हो, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं परिश्रमी जरूर होते हैं परंतु स्वार्थी, अपने कार्यों में अधिक असफलता प्राप्त करते हैं और धोखा अधिक खाते हैं। 45 वर्ष की अवस्था के बाद अपने कार्यों में स्थिरता पाते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। पूर्ण व्याघ्र हाथ वाला व्यक्ति सभी सुखों से युक्त होता हुआ जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति आने वाले कल की चिंता नहीं करते हैं। खा के सो जाना है, फिर देखना है कल क्या खाएंगे। यही तो स्वभाव होता है व्याघ्र का। एक बार पेट भर गया, टेंशन फ्री, कल फिर देखेंगे क्या होगा। तो व्याघ्र सदृश हाथ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इसको हटा भैया, नोट करते रहेंगे, अच्छा रहेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। क्या? हाँ, वीडियो तो मिलेगी। वो चल रहा है ना। तो व्याघ्र सदृश हाथ है अंकित जी आपका। अंकित सिंगर जी, आपका हाथ क्या व्याघ्र सदृश है? अगला देखें, नहीं है। वो तो कोई सब मना करते हैं, हम भी मना करते हैं अपना। पत्राकार हाथ, इसका क्या है? पत्राकार हाथ, इस प्रकार के हाथों की अंगुलियां, अब इसी प्रकार सबका लिखा होना। ये छोरा देख, अब सबका इसी प्रकार लिखना, साथ में लिखा हुआ रहता है तो देखने में अच्छा रहता है। वो अलग अलग रहता है तो मजा नहीं आता है। हाँ, सब अब फिर सुधार दियो। पत्राकार हाथ, इस प्रकार के हाथों की अंगुलियां लंबी परंतु चौकोर, आपस में कुछ फैलाव लिए हुए होती हैं।
तथा करतल भी चौकोर और ताम्र, ताम्र वर्ण कैसा होता है, लगभग पीला, थोड़ा सा पीला, तांबा ऐसे ही होता है ना, है जी, तांबा की लाल होता है, स्वर्ण के युक्त, हाँ, हाँ? लाल होता है, लाल वाल मिक्स होता है। इस प्रकार के हाथ अधिकांश पाए जाते हैं। इनमें 3 प्रकार के भेद होते हैं। आप हम एक ही प्रकार बताएंगे, पत्राकार हाथ, आगे आगे समझ में सब कुछ, आगे बढ़े। अब कोई नहीं बताए, सही कह रहे हैं, आगे बढ़े जी, समझ में आ गया, लिखिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी, पत्राकार हाथ का भी। पत्राकार हाथ, हथेली चौकोर परंतु लंबाई कुछ ज्यादा हो तो ऐसे व्यक्ति चरित्र के दृष्टिकोण से उत्तम और व्यवहारिक होते हैं। अगर अंगुलियां, ये अच्छा है, अंगुलियां व्याकरणाचार, अच्छा, अगर अंगुलियां व्याकरणाचार भी ज्यादा लंबी हुई तो, ये क्या है भैया, हाँ, ये व्याकरणाचार इनका नाम आ गया, ये काट दीजिएगा। अंगुलियां भी ज्यादा लंबी हुई तो कायर प्रकृति के कलात्मक कार्यों को करने वाले कलाकार गृह विज्ञान में श्रेष्ठ, अपनी कही बातों पर, इसको हटाना पड़ेगा, ये व्याकरणाचार्य का है, आ गया। चलिए इसको काट कर समझना है। अगर उंगलियां भी ज्यादा लंबी हुई तो कायर प्रकृति के कलात्मक कार्यों को करने वाले कलाकार गृह विज्ञान में श्रेष्ठ, अपनी कही बातों पर दृढ़ रहने वाले, परंतु अपने जीवन काल में अनेकों उतार चढ़ाव देखते हैं। अत्यधिक चौकोर परंतु चिपटी हथेली ऐसे व्यक्ति परोपकारी परिश्रमी होते हैं, परंतु अस्थिर स्वभाव के कारण अपने कार्यों में अधिक असफल होते हैं। किए हुए कार्यों का तुरंत फल चाहने की इच्छा वाले, एक बार में ही एक से अधिक कार्य को करने वाले होते हैं, किसी भी कार्यों पर तुरंत निर्णय नहीं ले पाते, इसी वजह से अपने जीवन काल में सफल नहीं हो पाते हैं या देर से होते हैं। वह हथेली जो लंबाई चौड़ाई बराबर लिए हुए हो, पत्राकार हाथ का 3 प्रकार बताए थे ना, वो तीनों चीज बता रहे हैं यहाँ पे, तीसरा बता रहे हैं, यदि हथेली और वह हथेली जो लंबाई चौड़ाई बराबर लिए हुए हो, अंगुलियां भी न अधिक लंबी हो परंतु चौकोर हो, इस प्रकार के व्यक्ति अपने परिश्रम पर भरोसा रखने वाले, संतोष प्रिय, किसी भी कार्य को लगन से करने वाले, बुद्धिमान, स्वस्थ और शांत प्रकृति के होते हैं। सम्मान देना और सम्मान लेना इनका स्वभाव होता है, दूसरे का सम्मान देते भी दूसरे को, और उससे पसंद भी करते वो हमारा हमको सम्मान करे, और इसका है कहते हैं दोनों ही उसी का है, किसका, दोनों ही इनकी विशेषता होती है। अपने जीवन ये जो भी करते हैं अपने आत्मविश्वास और परिश्रम के साथ, इस प्रकार के व्यक्ति इंजीनियर, भविष्यवक्ता, ज्योतिषी, वकील, जज, सैनिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति तर्क करने वाले, गंभीर और सुखी होते हैं। इतना ही है, मैं सोचा कि वो कट रहा है। तो कितना हाथ हो गया, 3, कौन कौन, कमल सदृश हाथ, व्याघ्र सदृश हाथ और पत्राकार हाथ। कल हम प्रारंभ करेंगे अगला, क्या, पल्लव एवं बेढोल हाथ, कल से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगली कक्षा अर्थात कल 6 बजे। सब लोग समय से आ जाएं कक्षा में, 6 बजे प्रारंभ कर देंगे, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।